नमस्कार बहनों और भाइयों। आज सोमवार है यानी 17 अगस्त 2020। आपने देखा परसों पूरे भारतवर्ष में 74वीं स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी बहुत घोषणाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, क्या योजनाएं हैं, आगे क्या सब होना है, आगे की तैयारी क्या है, अभी जो समस्याएं हैं उसका निदान क्या है। उसके आलोक में यह देखना है कि इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, क्या दिक्कतें आएंगी, उस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। अब देखना है कि एकाएक पिछले लगभग 6 महीने से जो ये पैंडेमिक है, ये महामारी है, पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है, जिससे लोग परेशान हैं। पहले तो ये देखना है कि इसकी व्यवस्था कैसे होगी, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका प्रशमन यानी मिटिगेशन कैसे होगा, असर को कैसे घटाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती भी है, तो इसके बारे में चर्चा होगी। अब देखना है कि इसके फलस्वरूप हुआ सब क्या है। सारे काम धाम बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद है, विश्वविद्यालय बंद है, कार्यालय भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालय बंद है, कुछ सरकारी कार्यालय चल रहे हैं जहाँ पर भी उपस्थिति नगण्य है, और रोज़ बीमारी अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो अब देखना है कि इसके फलस्वरूप जितनी नौकरियाँ जा रही हैं, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, खाने को पैसा नहीं है। अब रही बात, अगली बात है कृषि की, कि घर में भी हैं या कार्यालय में हैं, भोजन तो करना पड़ेगा, तो भोजन के लिए अन्न का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जबकि आधे भारतवर्ष में यानी कम से कम 15-16 राज्यों में बाढ़ का प्रकोप आ गया है, उससे फसल बर्बाद होने की आशंका है। तो अब कृषि की जो चुनौती है उसे कैसे हम दूर करेंगे। उसके अलावा जो नौकरियां गई हैं उनको कैसे हम बाद में फिर से रोजगार पाने के लिए या उद्यमिता के माध्यम से कोई अपना व्यवसाय वो करे, उसकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी, एक अलग बात है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, जो लगभग कोविड के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसकी चर्चा मैं करूं, कि हम नारा लगा रहे हैं कि चीन से आए हुए जितने उत्पाद हैं उसको बाइकआउट करेंगे, और हमारे साथ पूरी दुनिया है, सभी लोग बाइकआउट कर रहे हैं। सवाल उठता है कि बाइकआउट होगा, सामान का उपयोग तो होना चाहिए, सामान बनना भी चाहिए। उसके लिए मौका अच्छा है कि भारतवर्ष में ही सारा सामान कैसे बने, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम केवल चिल्लाएंगे कि हम उसके सामान को आग लगा देंगे, उनके जो प्रधान हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, उनका पुतला जलाएंगे, उससे कुछ होने जाने में सांकेतिक है, वो एक आपकी भावना को दर्शाता है। लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी ऐसी होगी जिसमें आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हम जो उद्यमी हैं उसकी संख्या बढ़ाएं, और टेक्नोलॉजी जो तकनीक है उसे भी हम अद्यतन तकनीक, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लाएं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को लाएं, फिर धन की व्यवस्था करें, फिर उसके बाद उनके लिए कल कारखानों के लिए ज़मीन चाहिए उसको मुहैया कराएं। सारी सुविधाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। तो इस पर भी चर्चा होगी। अगली बात आती है कि जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हैं तो पढ़ाई कैसे होगी। बहुत सारे स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई एकाएक चालू हुई, पहले से तैयारियां नहीं थी। इसको तो कम से कम 10 साल पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। हम लोग तो पिछले 25 साल से कह रहे हैं कि ऑनलाइन इज़ द फ्यूचर, उसे पढ़ाना चाहिए। आप क्लासरूम में पढ़ाएं, क्लासरूम में जितना पढ़ाते हैं लड़के भूल भी सकते हैं, और अगर शिक्षक या शिक्षिका को कहा जाए कि दोबारा पढ़ाइए तो उनको बुरा लगता है। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो लड़के अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में उसको 20 बार, 1000 बार देख सकते हैं, उसका अलग फ़ायदा है। अगर ऑनलाइन लेसन मिला, लड़के घर जाके दोबारा पढ़ सकते हैं कि हमारे मास्टर साहब, हमारे शिक्षक महोदय ने क्या पढ़ाया, शिक्षिका ने क्या पढ़ाया, प्राचार्य ने क्या बताया। सब बात को अगर कंप्यूटर में डाला हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डाला हुआ है, तो उसे हम देख सकते हैं। तो
अब ऑनलाइन की व्यवस्था कैसे होगी, पूरी होगी, और ऑनलाइन की व्यवस्था के साथ साथ उस ऑनलाइन के माध्यम से जो हमें जनशक्ति विकास करनी है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे हम कौशल विकास के कार्यक्रम भी ऑनलाइन से करें और साथ साथ उनको प्रैक्टिकल भी कराएं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब तो बातें बहुत हो गई, अब इसका निदान कैसे है। पहली बात तो है कोविड-19 कोरोना वायरस जो आया, जैसे भी आया हो, अब उसका निदान खोजना है। दवाइयाँ निकलने वाली है, प्रयोग हो रहा है, प्रयोग होगा, फिर कितने लोग सफल होंगे नहीं होंगे तो इसमें कम से कम अगर 6 महीना लगता भी है, उसके बावजूद दवाइयाँ कहाँ तक असर करेंगी वो एक अलग बात है। लेकिन अगर पूरी तरह ये बीमारी दुनिया से हट भी जाए, फिर भी जो इसका असर हुआ है, प्रतिकूल असर हुआ है, उससे छुटकारा कैसे पाएगी, ये सब बातें हैं। उसके लिए ज़रूरी है पहले चर्चा किया जाए स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, अस्पतालों की व्यवस्था क्या है। अगर किसी को कोविड हो गया, सबसे पहले वो चाहेंगे कि भाई हमें जांच कराना है, तो जांच की जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। संख्याएं बढ़ रही हैं, लोग सीख रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों हजार लोग हैं जो चाहते हैं कि जांच कराना, उन्हें कोई सुविधा नहीं है। उन्हें ठीक हो भी जाता है, अगर वो बिना लक्षण वाला है तो ठीक भी हो गया, तो ठीक जब हो गया तो फिर अपना आगे बढ़ के वो फिर कोरोना वॉरियर हो जाते हैं। और अगर गांव में किसी को हो भी गया, जांच की व्यवस्था नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसको कोविड के चलते मृत्यु वाले लिस्ट में नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनकी जांच नहीं होगी। तो इसके लिए जांच की व्यवस्था कैसे बढ़ेगी, उसके लिए हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए। अभी जितने सरकारी अस्पताल है वहाँ आप जाएंगे तो स्वच्छता नामी कोई चीज़ नहीं है। शौचालय कितना गंदा है, क्योंकि स्वच्छता का प्रशिक्षण नहीं हुआ है। क्लीननेस, हाइजीन, सैनिटेशन के बारे में अगर उनको बताया जाए कम से कम कि कैसे स्वच्छ रहना है, उसके लिए केवल पुराने ज़माने से जो हम साफ़ करते आए हैं और ख़ास वर्ग के लोग जो सफाई काम में है वो नहीं, सफाई का प्रशिक्षण होना चाहिए। और किसी जाति का, किसी धर्म का लोग, कोई भी आदमी सफाई में भाग ले सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी भी सफाई पर कितना जोर देते थे और उन्होंने कहा भी था कि स्वच्छता परमेश्वर के समान है। तो इस तरह हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए उन अस्पतालों को या मंदिरों को, गिरजाघरों को या कार्यालय को या पोखरे को या पहाड़ को या नदियों को, हर जगह हमें सफाई लानी है। चाहे वो धर्मस्थल हो या स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय हो या कार्यालय हो या उद्योग हो, हर जगह हमें सफाई लानी है। क्लीननेस, हाइजीन, सैनिटेशन पर ध्यान देना है, शौचालय को साफ रखना है, शौचालयों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो अभी शौचालय बन गया, लेकिन जितना शौचालय है उसमें 99% गंदा ही रहता है। साफ़ करने की सुविधा तो है नहीं, पानी की सुविधा ज़्यादा नहीं आई है और कोई साफ़ नहीं करना चाहता। हर लोग जाता है, गंदा कर देता है, और गंदा होने के बाद हॉस्पिटल में अगर जाते हैं एक बीमारी को लेकर के, तो आप देखेंगे कि वो बीमारी शायद ठीक भी हो जाए, दूसरी 2 बीमारी हो जाएगी। क्योंकि गंदे शौचालय में जाएंगे, क्या होगा, आपके पास इकोलाई हो जाएगा। तो फिर यह सोचना पड़ेगा कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। दूसरी बात है कि सरकार अरबों अरब रुपया हर साल स्वास्थ्य बजट पर रखती है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चल पाता। ज़्यादातर लोग अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। सरकारी जो मुलाजिम हैं उनका ठीक से प्रशिक्षण नहीं है और हॉस्पिटल भी अप टू डेट नहीं है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सरकारी ही हॉस्पिटल है, उसको प्राइवेटाइज करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व जो है उद्योगपतियों का, उसके अंतर्गत इनकम टैक्स लॉ के अनुसार उन्हें अपने इनकम का 1% खर्च करना पड़ता है इन सुकार्यों के लिए। उसके लिए उनको कहा जाए कि जितने सरकारी हॉस्पिटल है उसमें वो धन दे, नया बिल्डिंग बने, उस बिल्डिंग का मरम्मती हो और वो पूरा चमक जाए, अच्छा रहे, स्वच्छ रहे। और स्वच्छता के लिए, हाइजीन, सैनिटेशन, सभी काम के लिए, और फिर नए इक्विपमेंट आने के लिए जो वो आर्थिक सहयोग देंगे उससे किया जाए, और उन्हीं को कहा जाए कि आप ही खरीद के दीजिए। अगर वो पैसा दे देंगे तो फिर इसमें रेट टेपिज्म हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगी और शायद गलत इक्विपमेंट खरीद हो जाएगी, खरीद के आएगा अभी तो चल नहीं पाएगा। तो उनका सुझाव हमेशा रहे, और जिन्होंने ऐसा दान किया है, कोई
अगर लोक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर का नाम रहेगा कि इनके द्वारा ये वित्त पोषित है और संपोषित है, ये एडेड है। उसी तरह से कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई उद्योगपति देता है उनके नाम पर, उनके बाप दाताओं के नाम पर, उनके अभिभावक के नाम पर, या केवल उनके उद्योग जिस नाम से है, उनकी फैक्ट्री है उसके नाम पर, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और वो चाहें तो पैसा वो देंगे, वो कहेंगे बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, नेता हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, या फिर राष्ट्रपति हुए हैं, या उपराष्ट्रपति हुए हैं, स्पीकर हुए हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम पर ये रहेगा। वो भी अच्छी बात है, तो लिखा रहेगा उनके नाम पर हॉस्पिटल है, वित्त पोषित इनके द्वारा किया गया है। तो उनका जब सुझाव भी आता रहेगा तो कोई ऐसा पल नहीं आएगा जब ये गंदगी की बात हो। तो हॉस्पिटल को ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में कोई अंतर नहीं हो, जाने से ना पता चले कि सारे, अगर बोर्ड ना देखे तो आप दोनों का मान बराबर है। जो हमारे विकसित देश है वहाँ तो यही हो रहा है, प्राइवेट सरकारी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ है सरकारी स्कूल गंदा है, सरकारी कॉलेज गंदा है, और सरकारी विश्वविद्यालय में भी गंदगी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है ठीक से, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोग जाना चाहते हैं। जितने हमारे नेतागण हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जजेस हैं, कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे। हम देहरादून भेजेंगे, मसूरी भेजेंगे, या दिल्ली में भी जो सबसे अच्छा स्कूल है वहाँ भेजेंगे। तो यह अगर मंशा है तो ठीक बात है, लेकिन इसमें बुरा क्या है अगर सरकारी विद्यालय विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को हम चंगा रखें, साफ सुथरा रखें। कैसे कहते हैं हम, उसके लिए हमारी योजना है ग्रीनिंग दी आइवरी टावर। कहने का मतलब कि जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ से आपको शिक्षा प्रदान होती है, उसके हम कैसे हम हरियाली लाएं और स्वच्छता लाएं। तो ये बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई। अब है अगला प्रश्न कि अभी जो नौकरियां गई हैं उसका क्या होगा। करोड़ों श्रमिक विस्थापित हो गए, अपने गांव चले गए, गांव में कोई काम नहीं है, खाने को पैसा नहीं है। अगर उन्हें कुछ दिया भी जाता है कि हर महीने इतने किलो अनाज और इतना धन, उससे काम चलने वाला है नहीं। कितना दिन चलेगा, 10 साल 20 साल इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे जहाँ हो। जहाँ काम करते थे वहाँ भी काम करने में कोई बुराई नहीं है, और किसी राज्य सरकार की ऐसी बात नहीं हो सकती वो कहेंगे कि अब हम नहीं लेंगे वर्कर्स को। इसलिए अगर आपके राज्य में व्यवस्था है तो कर दे, नहीं तो जहाँ थे वहाँ चले जाए। साथ ही साथ हमें उनको पूरा प्रशिक्षित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आगे बताने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। उनको अगर स्किल्ड किया जाए, उन्हें उनका कौशल को विकसित किया जाए, इसलिए भी कि अभी तो वो जहाँ काम कर रहे थे करेंगे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके घर में जो और सदस्य हैं जो बेरोजगार हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में, जैसा कि मैंने बताया था कि चाइना का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसको बाइकआउट करना है, और उतना सारा सामान भारतवर्ष में बनना है। चाहे उसके इन्वेस्टर, जो लोग पैसा लगाएंगे, वो विदेशी हो या देशी हो, फर्क नहीं पड़ता। चाइना या पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया, इन लोगों को छोड़ भी दिया जाए। नेपाल से तो कोई इन्वेस्ट करने वाला है नहीं, वो एक गरीब देश है। लेकिन दुनिया के किसी भी विकसित या विकासशील देश से पैसा आता है, अच्छी बात है, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, रहेगा। जो सामान बनेंगे भारत में, अगर उसका उपयोग हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो वो बाहर जाएगा, बचा हुआ सामान बाहर जाएगा। दुनिया भर की सेवा हम कर पाएंगे। उसके लिए हमें कम से कम 50 करोड़ वर्कर्स की ज़रूरत होगी। जितना सामान चाइना में बन रहा है, वहाँ क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ शिक्षा का बजट हम लोगों से 5 गुना ज़्यादा है। स्किलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है पिछले 30 वर्षों से, स्किलिंग पर हम ध्यान अब दे रहे हैं। तो बात एक ही है, 1-2 साल में सारे लोग स्किल्ड हो जाएंगे, सारी फैक्ट्रियाँ बनेंगी, और वहाँ पर सारे लोगों को काम मिल जाएगा। तो ये तो हो गई कि स्किलिंग की बात, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी की बात, जिनकी नौकरियाँ चली गई है कोविड में, और जो लोग उद्यमी बनना चाहते हैं। इसलिए उद्यमिता विकास का भी एक 3 महीने 6 महीने का प्रशिक्षण होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर एक हाइब्रिड कोर्स हो, जिसमें कि हर तरह से हम बताएं उनको, वीडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और फेस टू फेस टीचिंग से, ट्रेनिंग से, और उनका पैकेज कहा जाए। जो संस्थाएं इसमें निपुण हैं उनको कहा जाए कि पढ़ा के उनको मत भगाइए, कहिए कि कौन सा उद्योग खोलेंगे, उसका पंजीकरण भी वही जो उनके परामर्शी हैं वो करेंगे।
सामान कहाँ से आएगा वो बताएंगे, लोन कहाँ से मिलेगा वो लोन दिलवाएंगे, उद्घाटन कब होगा वो करवाएंगे, उत्पादन कब से होगा वो दिलवाएंगे, ज़मीन कहाँ से मिलेगी वो दिलवाएंगे। अदरवाइज वो तो नौकरी करने वाले हैं, तो उनकी मनोवृत्ति को बदलने में अभी समय लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए जो कंसल्टेंट्स हैं, जो परामर्शी हैं, जो परामर्शन संस्थाएं हैं, उनको भी विकसित किया जाए, उन्हें भी पुनः प्रशिक्षित किया जाए, तभी जाके बात हो सकती है। अगली बात है बाढ़ की। जैसा मैंने बताया, देख रहे हैं कि 15-16 राज्यों में बाढ़ का प्रकोप हो गया है और हो सकता है कुछ दिन के बाद सूखा भी पड़ जाए। जब ये बाढ़ की समस्या दूर होगी तो सूखा भी आ सकता है। तो इस तरह से जो समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित तो एक अलग बात है, कोविड मानव निर्मित है कि प्राकृतिक है, इस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, जैसे सूखा है, बाढ़ है, भूस्खलन है, या सुनामी है, या एलिनो है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है, लैंडस्लाइड है, या फिर एवलांचेस है, जैसे बर्फ़ का गिर जाना, तो या सी लेवल राइज है, या ग्लेशियर का पिघलना है, या ओजोन डिप्लीशन है। तो इन सब बातों के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जितने लोग हैं, सारे भारत के लोगों को लघु या बृहद प्रशिक्षण, मध्यम वर्ग का प्रशिक्षण उनको दिया जाए आपदा प्रबंधन के बारे में, आपदा प्रशमन के बारे में, आपदा शिक्षण के बारे में, आपदा तैयारी के बारे में, जिसे हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, डिजास्टर मिटिगेशन कहते हैं उसको, और इसी तरह से जो डिजास्टर एजुकेशन कहते हैं। तो हमें इसके लिए काडर तैयार करना पड़ेगा। सब लोगों को प्रशिक्षित कर दिया, लेकिन जो सरकारी जितने मुलाजिम हैं और जितने प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, अगर जितने भी एम्प्लॉई हैं, अगर भारतवर्ष में मान लीजिए कि अगर 30 करोड़ एम्प्लॉई है, निजी और जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सरकारी, सब मिलाकर, तो ये कहीं पर काम कर रहे हैं। जहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें आपदा प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि साथ ही साथ वो आपदा प्रबंधन के समय भी योगदान दे सके। और उसके अलावा अलग से हर जिला में, हर एक राज्य में, पूरे देश में इसका अलग काडर हो, उनको प्रशिक्षित किया जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। केवल पहली से उनकी बहाली हो गई और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उठा करके लोगों को नाव पर चढ़ा करके यहाँ से वहाँ देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। राज्य सरकार ने नाव खरीद दिया या जिला प्रशासन को कह दिया कि तुम इसमें लोगों को खाद्यान्न दो, उससे काम नहीं चलेगा। देखना है कि आपदाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे प्रशमित किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल, नियंत्रित किया जाए, कैसे उससे हम छुटकारा पा सकें। ये भी है तरीका। बांध टूट गया, अगली बार फिर बन गया। बांध ऐसा क्यों बनता है जो टूट जाता है? जो पानी आ रहा है उसका किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं, यह भी देखने की बात है। बहुत अच्छी बात है कि अगर पानी का उपयोग हम करें ठीक से तो ये समस्या भी दूर हो सकती है, और साथ ही साथ बाढ़ के प्रबंधन के सैकड़ों उपाय हैं। या सूखा आ गया उसमें भी उपाय है। तो देखना है कि ड्राउट मैनेजमेंट या फ्लड मैनेजमेंट कैसे होगा। इसके लिए हम लोगों ने 1991 में, उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनसे हम उद्घाटन कराए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसके बाद हम लोगों ने सैकड़ों पाठ्यक्रम प्रारंभ किए और उस समय से ये चल रहा है। हजारों लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है डिजास्टर मैनेजमेंट के डिफरेंट पहलुओं पर, चाहे शॉर्ट टर्म कोर्स हो या लॉन्ग टर्म कोर्स हो या सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो। बहुत से लोग डॉक्टरेट भी कर चुके हैं हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से। लेकिन अभी ज़रूरत है कि एक संयुक्त क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बने जिसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो, और चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो या संयुक्त क्षेत्र में पार्लियामेंट से इसको पास किया जाए, जिसमें भारत सरकार दिल्ली में ज़मीन मुहैया करा सकती है और इसका केंद्र हर एक राज्य में हो सकता है, और हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम लोग इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन होगा कि हमारा अनुभव, हमारी टेक्नोलॉजी और सरकार का लेजिस्लेशन पार्लियामेंट से पास होगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। फिर हमारी जिम्मेदारी होगी कि कैसे हम जितने भी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं हैं उसका हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, तभी बात बनेगी। नहीं तो अभी तो सरकारें इंतजार करती है किसी तरह, हे भगवान ये बाढ़ घट जाए, फिर हम हवाई लूटेंगे, बाढ़ घट गया, उससे काम नहीं चलेगा।
लोग टूट जाते हैं, मकान गिर जाता है। तो फिर इसके लिए हमें आगे सोचना पड़ेगा। अगली बात आती है कि हम आगे जब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सारे बंद हैं, किसी प्रकार जहाँ तहाँ से जुगाड़ करके ऑनलाइन स्टडी मटीरियल तैयार कर लिया गया है, पढ़ाई हो रही है, वो अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ है। इतनी जल्दी इन लोगों ने तैयारी कर ली और ये पढ़ा रहे हैं। बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि जो भी नियम भारत सरकार द्वारा बनता है वो प्रैक्टिकल हो। लगता है बंद कमरे में ये लोग कुछ निर्णय ले लेते हैं जो बाद में लगता है कि ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑनलाइन भविष्य की मजबूरी भी है। अगर कोविड का असर खत्म भी हो जाता है फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन चलता रहेगा। उसका कारण मैंने बताया था कि उससे बार बार देखा जा सकता है, और अगर कोई विद्यार्थी किसी खास वर्ग में पढ़ रहा है, किसी क्लास में पढ़ रहा है, उसे अगर कोई सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है किसी और विषय में, तो साथ ही साथ वो एक सर्टिफिकेट कोर्स किसी भी चीज़ में, जनरल नॉलेज में हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, सस्टेनेबिलिटी में हो, पॉपुलेशन एजुकेशन में हो, किसी चीज़ में ले सकता है। या वो कहते आजकल लड़के मोबाइल चला रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में हो, ग्रीन कंप्यूटिंग में हो, कंप्यूटर का कचरा फेंके नहीं, किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग कर सके, तो या मास कम्युनिकेशन में है या ई जर्नलिज्म है, बहुत सारी बातें हैं। बहुत से लोग जो MA पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि वो हिंदी, इंग्लिश या फिलोसफी या सोशियोलॉजी, संस्कृत या किसी और विषय में कर रहे हैं, या MTech कर रहे हैं या MD कर रहे हैं। MD कर रहे हैं तो एलोपैथी में कर रहे हैं, उन्हें अधिकार है कि MD अगर वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नेचुरोपैथी में कर ले, योग में कर ले, उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये ऑनलाइन कोर्स होना चाहिए और इस ऑनलाइन कोर्स को कंपल्सरी कर देना चाहिए। हर एक विश्वविद्यालय को करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। हो क्या रहा है कि विश्वविद्यालयों को खोला गया है, मान्यता दे दी गई है। 1200 विश्वविद्यालय भारतवर्ष में हैं और उन्हें कहा गया है कि फुल टाइम कोर्स के लिए आपसे किसी से पूछना नहीं है, जितने कोर्स को चलाना हो चलाएं, मान्यता प्राप्त है। लेकिन खबरदार, अगर ऑनलाइन चलाएंगे तो आपको मान्यता लेनी, पागलपन के अलावा कुछ नहीं कहेंगे इसको हम। फुल टाइम को अलाउ कर दिया, ऑनलाइन को क्यों अलाउ करिएगा? जिस तरह से फुल टाइम को आप अलाउ किया है, लिखिए कि यह चॉइस विश्वविद्यालयों को है कि वो ऑनलाइन पढ़ाए, ऑफलाइन पढ़ाएं या हाइब्रिड मोड से पढ़ाएं, दोनों को मिला के पढ़ाएं, या और कोई तीसरा तरीका है पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं जरूर। जो उसमें क्वालिटेटिव चेंज होना चाहिए और उनकी गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। जो गुणवत्ता है और जो मानदंड है भारत सरकार का, वह भी पूरा करना चाहिए विश्वविद्यालयों को। ऑनलाइन एजुकेशन चालू होगा। अब है ऑनलाइन के साथ साथ मैंने कहा कि स्किलिंग करनी होगी। हमें कम से कम एक साल में अगर 30 करोड़ लोगों को हम प्रशिक्षित नहीं किए, जिसकी व्यवस्था, उसका खर्च भारत सरकार को करनी चाहिए। भारत सरकार पिछले 10 वर्षों से कर रही है बात। पहले NSDC के अंदर होता था और सारी दूसरी मिनिस्ट्री के थ्रू होता था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलग से बन गया है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय बन गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो विश्वविद्यालयों के साथ नहीं मिलते। कभी कभी कोई विश्वविद्यालय चला गया तो कुछ पैसा दे दिया। उनको चाहिए कि वो विश्वविद्यालय के मार्फत ही काम करे, और जो छोटी छोटी संस्थाएं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, उसी साथ मिलकर उनको 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपया उनको दे देते हैं, कहते हैं चलाओ। उन संस्थाओं का उपयोग करें, लेकिन उस पर नियंत्रण विश्वविद्यालय का होना चाहिए। और सर्टिफिकेशन के लिए भारत सरकार असेसमेंट एजेंसी बहाल ना करे, सारे गलत हैं, जाली काम हो रहा है। यही होगा, 5 साल के बाद लगेगा कि हम 80 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन ज्ञान नहीं। जो होता आया है मकाले के सिस्टम में वही हुआ। लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डिग्री मिल गई, इंजीनियरिंग का ABCD भी वो फैक्ट्री में जाके ही सीखते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया, एक कंप्यूटर असेंबल नहीं करने आ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो कैसे हो। उसके लिए हमें स्किलिंग करनी पड़ेगी। और स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने उदाहरण के लिए कहा है कि 1200 विश्वविद्यालय हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अपने कैचमेंट एरिया में कम से कम 500 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा, जो निजी क्षेत्र का होगा, जिसको जांच के बाद उसको मान्यता दी जाएगी कि आप विश्वविद्यालय के केंद्र के रूप में
घोषित किए जाते हैं, आपको अधिक मान्यता दी जाती है। 6 लाख हो गया सेंटर इंडिया में। 6 लाख सेंटर जब हो गया, अब कहिएगा एक सेंटर कितने लड़कों को प्रशिक्षित करेगा? बड़ी सीधी बात है, एक सेंटर है, साल में 500 लोगों को तो प्रशिक्षित करेगा। ये अगर 3 महीना 6 महीने का कोर्स हो तो अगर 4-4 बैच चलाए तो 500 से ज़्यादा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ 500 ही करे। 6 लाख इंटू 500 मतलब 30 करोड़ हो गया। 30 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण। अब किस विषय में प्रशिक्षण हो? इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑक्यूपेशंस की संख्या बढ़ाएं, स्किल का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाएं। भारत सरकार के पास 400, 500, 600 ऐसा लिस्ट होगा, लेकिन जब आप देखेंगे कि चाइना के प्रोडक्ट को हम बाइकआउट करके यहाँ बनाएंगे तो इसकी संख्या 5000 के लगभग हो जाएगी। हम लोगों ने, हमारे दल ने, हमारे बलिदानी दस्ता ने दिन रात जा कर के दुनिया भर के सभी विश्वविद्यालयों से और राज्यों से और जिलाओं में जाकर स्किल कितने तरह के हो सकते हैं उसका एक लिस्ट बनाया है। 5000 से भी ज़्यादा हो गया अभी। इन 5000 क्षेत्र में प्रशिक्षण होना चाहिए, आज न कल। अगर हम नहीं करेंगे तो फैक्ट्री जो लोग खोलेंगे उन्हें जो बेरोजगार लोग हैं उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। वह काम हम क्यों नहीं करें? वह काम भारत सरकार क्यों नहीं करे? तब जाकर के ये बात बन सकती है, 30 करोड़ लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, संसाधन विकसित करना है कि लाखों लाख उद्योग जो चाइना के हर एक कोने कोने में बसे हुए हैं, सारे इन्वेस्टर बाहर के हैं, सब लोग बैकआउट हो रहे हैं, नहीं भी होंगे तो अभी वो यहाँ खोलना चाहेंगे, उनके पास धन की कमी नहीं है और धीरे धीरे वहाँ से फेज्ड मैनर में वहाँ से वो बंद करेंगे, क्योंकि एक साथ बंद करेंगे तो परेशानी हो सकती है। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर दर दर की ठोकरें खाएंगे, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। यहाँ सिंगल विंडो होना चाहिए और जितने ब्यूरोक्रेट हैं, नीति निर्धारक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं या उस मंत्रालय के अंदर जो उच्च अधिकारी है, उन लोगों को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि कह दिया कि किरानी लोग जा रहा है और लाल फीता शाही है और पैसा खर्च हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है और जो लोग आए वो लौट के चले गए। जो उच्चाधिकारी हैं वही बुलाएंगे, उनको पता चल गया तो उनको फ़ोन करेंगे, उनको व्हाट्सअप करेंगे, बार बार उनको तंग करके बुलाएंगे। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। हमें स्पाइनलेस होना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमें लोग कोई मदद कर रहे हैं, सेवा करना हमारा काम है। सरकार का काम सेवा करना है, चाबुक चलाना नहीं है। सरकार का काम रेगुलेटरी रोल केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, पुलिस प्रशासन या डिफेंस के लिए। बाकी उनका रोल प्लानिंग का रोल है। मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि ऐसी प्लानिंग हो कि जो भी भारत के आदमी या भारतवर्ष के बाहर के लोग जो भी उद्यमी बनना चाहते हैं, चाहे वो पुराने उद्यमी हो, नए उद्यमी हो, उनकी बड़ी इज्जत की जाए और कहा जाए कि साहब आपके पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन आपको मुहैया कराएंगे, जिसका पैसा आपको देना पड़ेगा फेज मैनर में, इंस्टॉलमेंट्स में। आपको जो खोलना है, जितना आप सीड कैपिटल लगा रहे हैं ठीक है, बाकी बैंक्स को बुलाए, मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, प्रेजेंटेशन देंगे क्या टेक्नोलॉजी उनकी है, उनको कहा जाए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए और आगे जा करके वो उत्पादन भी करें, उसको भारत में खपाएं, एक्सपोर्ट करें, जो भी करना है करें। वैसी हालत में सामान भी बाहर जाएगा, तैयारी भी होगी, लोग संतुष्ट होंगे। इसलिए ज़रूरत है मनोवृत्ति परिवर्तन की। जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं या फिर उपराष्ट्रपति महोदय हैं या उनसे भी बड़ा कोई है, उनके लिए, और जितने हमारे दूसरे एनजीओज़ हैं और हमारे बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनके भी प्रधान हैं, जिनका भी बड़ा अच्छा संबंध है अभी की सरकार से और जो पिछली सरकारें थी अपोजिशन वाले, उनका भी प्रशिक्षण मनोवृत्ति परिवर्तन और मनोवृत्ति शुद्धिकरण का होना चाहिए कि जीवन जीने की शैली के अलावा बर्ताव कैसे करना है, व्यवहार कैसे करना है, उसके लिए मनोवृत्ति शुद्धिकरण अत्यावश्यक है। नहीं तो होगा कि हम कहते रह जाएंगे और कोई दूसरा देश बाजी मार लेगा और इन्वेस्टमेंट वहाँ करा देगा, फिर हमको चाइना से नहीं वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बात हुई? ऐसे ना करें, वहाँ से करें, कितने दिन हम आत्मनिर्भर बनने में समय लगाएंगे? हम तुरंत आत्मनिर्भर बन जाए, ये बड़ा ही आवश्यक है।
तो अब रही बात कि स्किलिंग भी हो गई और उत्पादन भी चलने लगेगा। स्किलिंग आप कह रहे हैं कि हम 30 करोड़ लोग प्रशिक्षित करेंगे, 2 साल में 60 करोड़ हो जाएंगे। अगर 60 करोड़ लोग अगर से 20 साल से लेकर 50 साल के बीच नहीं हैं, अगर कोई बात नहीं है तो जो बच्चे 9th-10th में पढ़ रहे हैं उन्हें भी अब कोई न कोई स्किल का प्रशिक्षण देंगे, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में। गार्डनिंग के बारे में है, रिसाइकलिंग के बारे में है, ऐसी छोटी मोटी बातें जिससे वो समझ सकें, ताकि अपने अभिभावकों को बता सकें। इसीलिए हमारा नारा है कैच देम यंग। हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को, जो बच्चे हैं उसी समय उनको हम इस तरह गोद लेकर प्रशिक्षित करें, उन्हें अपनाएं, ताकि हम जो कह रहे हैं उसको वो अपना लें। कारण यह है कि बच्चे अगर कुछ कहते हैं अपने अभिभावकों को तो उनको उनकी बात लगेगी, लेकिन मैं अगर अपने उम्र के किसी आदमी को बताऊं कि साहब ये काम गलत है, आप नशा करते हैं, आप प्रदूषण फैलाते हैं, आप कोई गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो नहीं मानेगा। कहा कि आप जिंदगी बीत गई। बच्चा अगर कहेगा लगेगा ऐसे गाल में थप्पड़ पड़ रहा है, बच्चा की डरेंगे। कैच देम यंग। द आइडिया इज टू मेक देम डाइडैक्टिक्स। आइडिया ये है कि उनको हम प्रबोधक बनाएं, बच्चों को हम प्रबोधक बनाएं। पढ़ने के साथ साथ उनका प्रबोधन तो शिक्षिकाएं कर रही हैं, और उनको प्रबोधक बनाना इसलिए कि अपने अभिभावकों को, अपने माताओं पिताओं और अपने शिक्षकों को भी, प्रशिक्षकों को भी वो प्रबोधित कर सके, बताएं, ताकि एक गिव एंड टेक का प्रिंसिपल होगा। बच्चे भी संतुष्ट होंगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हमको मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं और हम पढ़ा भी रहे हैं। तो इस प्रकार का जो आदान प्रदान ज्ञान का होगा वो बहुत बड़ी बात होगी। उससे एक नई दुनिया बनेगी और उस प्रकार आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात रही कि स्किल्ड वर्कर्स की, मैं कह रहा हूँ कि अगर लोग कहते हैं कि 60 करोड़ लोग यहाँ क्या करेंगे, तो दुनिया भर में स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है। चाइना था, उनका इंप्रेशन खराब हो गया, प्लस वहाँ के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, या कोई विदेशी भाषा नहीं सीखना चाहते। भारतवर्ष में क्षमता है, यहाँ पर 2-3 महीने में कोई भी भारतीय कोई भी विदेशी भाषा सीख सकता है। और वैसे अंग्रेजी तो लोग जानते ही हैं, पढ़ाई होती है, लेकिन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, कोई भी भाषा हो, वो लोग कोरियन, ये सब भाषाएं ऐसी है जिसका बड़ा डिमांड है। जापानीज़, तो इन जो 6-7 भाषाएं हैं इनका भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो स्किलिंग के साथ साथ उनको हम बता देंगे, ताकि वो स्किल्ड वर्कर चले जाएंगे वहाँ पर। बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, आबादी इतनी घट रही है, लाखों लाख लोग भारत से हर साल जा रहे हैं। उनका इमिग्रेशन का प्रोसेस है, वहाँ कोई स्मगलिंग नहीं हो रहा है मैन पावर का, बल्कि वो बुलाते हैं कि आइए भाई, चाहे खेती के क्षेत्र में हो, या उद्योग के क्षेत्र में हो, या सेवा के क्षेत्र में हो, या शिक्षक के क्षेत्र में हो, या डॉक्टर के क्षेत्र में हो, इंजीनियर के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर निर्माता के रूप में हो। हजारों तरह के ऐसे पेशे हैं जिसके लिए वहाँ जगह खाली है, बुलाया जा रहा है। तो इन सब बातों को हम कैसे ध्यान में लाएंगे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की ज़रूरत है। मैंने कह दिया उससे काम नहीं चलेगा, इसके लिए लोग जुड़े। सरकार के सभी मंत्रालय का स्वागत है, वो आएँ, हमारी टीम को बुलाएं। अगर वो खुद समझ जाते हैं वो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं बार बार हम समझाएंगे। और अगर उन्हें लगता है कि हमारी योजना, हमारे सुझाव में कोई कमी है, तो हमें भी सुधारें, क्योंकि शिक्षा के लिए कोई उम्र अधिक नहीं है। हम आज भी सीखेंगे, कल भी सीखेंगे, लेकिन यह नहीं देखना चाहिए कि हमें सरकारी, हम लाजमी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं और हम ब्यूरोक्रेट हैं या हम मंत्री हैं, तो हम सीखेंगे नहीं, बल्कि हम केवल व्यस्त ही रहेंगे बिना काम के। और अगर कोई रोज़गार मांगने आता है तो हम इधर उधर छिपेंगे, क्योंकि रोज़गार उनके पास है नहीं। मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई सांसद या कोई MLA, जो बाद में मंत्री भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उनके यहाँ कोई आया अपने क्षेत्र का, कंस्टिट्यूएंसी का, कि नौकरी चाहिए, बैठा करके उनको चाय पिलाना चाहिए, कहना चाहिए ये तुमको 10 तरह की नौकरी मैं देना चाहता हूँ। पहले स्किलिंग कर दो, कौशल विकसित कर लो, और उसके बाद हो सके तो रोजगार याचक न बनो, रोजगार सृजक बनो। अगर रोजगार सृजन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, सभी सृजक हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? ये तो प्रशिक्षण की बात है। विश्वविद्यालयों में अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय ले लें, JNU ले लें, जामिया मिलिया ले लें, BHU ले लें, AMU ले लें, कहीं ले लें, कोई BA करता है, BSc करता है, BCom करता है, BTech करता है, BBS करता है,
या एमए करता है, एमएससी करता है, पीएचडी करता है, कभी भी यह नहीं सिखाया गया, 10 दिन का भी प्रशिक्षण नहीं हुआ कि जा रहे हो भैया नौकरी कैसे करोगे। ना ही किसी क्लास में, क्लास 1 से लेकर के पीएचडी तक नहीं बताया जाता है आवेदन कैसे लिखा जाता है, बायोडाटा कैसे लिखा जाता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, किस प्रकार अपना ज्ञान को विकसित करके वहाँ पर प्रस्तुत करोगे, इसका भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। और रोजगार सृजक कैसे बनेंगे उसका प्रशिक्षण तो दूर की बात है। मैं समझता हूँ आज से ही भारत सरकार एक कंपल्सरी कर दे, अनिवार्य कर दे, जितने विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, पहले तो उनके प्राचार्य और उनके प्रोफेसर्स का प्रशिक्षण होगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर विद्यालयों में पढ़ाना है तो बीएड एमएड जरूरी है, कॉलेज में पढ़ाना है तो नहीं। कॉलेज वाले तो बड़े विद्वान होते हैं, अगर वो मान लीजिए एमएससी फिजिक्स हैं, पीएचडी फिजिक्स हैं, तो फिजिक्स तो पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने की मेथडोलॉजी क्या होगी, टीचिंग जो टेक्नोलॉजी है उसे भी हमें विकसित करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जो उच्च शिक्षा में जितने हमारे प्राध्यापक हैं उनका प्रशिक्षण हो, ताकि वो बता सके, पहले वो खुद प्रशिक्षित हो और बाद में बता सके कि उद्यमिता विकास कैसे होगा। चाहे वो रोजगार सृजन करना हो, रोजगार याचन करना हो, दोनों के लिए पूर्ण प्रशिक्षण देना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि अगर ग्रेजुएशन है या मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी है, अंत के 3 महीनों में या फिर गर्मी की छुट्टियों में रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए, ताकि उनको पूरा ज्ञान हो सके, ताकि वो आगे बढ़ सकें। और चाहे वो रोजगार सृजक हों या याचक, अच्छे याचक हों, अच्छे सृजक हों, यह बड़ी आवश्यक है, तभी जाके बात बन सकती है, तभी भारत का विकास हो सकता है। तो बहनों और भाइयों, इस तरह बहुत सारे और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि इन समस्याओं के बारे में हम समझ करके राज्य सरकारों के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके अगर काम करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा और फिर हमें ये बहाना नहीं रहेगा कि क्या करो, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। केवल वर्क एज यूजुअल चलेगा, बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। और एक बात जो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हम प्रदूषण नियंत्रण की बात ना भूलें। ये नहीं कि अभी हमें बाढ़ और कोविड-19 के बारे में सोचना है तो हम प्रदूषण के बारे में भूल जाएं। वह तो है ही है, जो पहले से बात चल रही है कि भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना है और जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनका मस्तिष्क भी प्रदूषण मुक्त करना है। ये तो बड़ा आवश्यक है। प्रदूषण मुक्त वातावरण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जितने संसाधन हैं बर्बाद हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बनेंगे, हमें वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा, वो आवश्यक है। उसी प्रकार कल कारखानों में या व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। शहरों में इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसको कैसे रोकना है, इन सब बातों की चर्चा पहले हो चुकी है, वह तो होगी ही। तो लबोलबाब यह है इन बातों का कि अंततोगत्वा हमें इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और सरकार के साथ कदम में कदम मिला के चलना पड़ेगा। सरकार, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो नियम कानून बने सोच समझ के बने। अब इसके पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं कहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है बहुत सॉलिड व्यवस्था है, A ग्रेड का नियम बना है, काबिल तारीफ है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने जो बनाया है अपने दल के साथ मिलकर, नो डाउट बहुत सारे सजेशंस आए, लेकिन अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव बना है, पॉलिसी बनी है, वो बड़ा अच्छा है। तो इसमें हर बातों की चर्चा है। अब देखना पड़ेगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। इम्प्लीमेंटेशन अगर गलत होगा तो बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब कि जो विद्वान हैं, जो हमारे विद्वान हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, जो समाज के सबसे विद्वान लोगों को ब्यूरोक्रेट बनाया जाता है, IAS IPS, या हमारे मंत्रीगण हैं, नीति निर्धारक हैं, प्रधानमंत्री है, ये सभी लोग इस बात को समझ जाएं कि आगे हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार हम नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन करेंगे। केवल पॉलिसी सर्कुलेट हो गया, छप गया, गजेट हो गया, फिर जा कर के गांव में उन्हीं शिक्षकों को इम्प्लीमेंट करना है जो शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं, उनका ज्ञान भी नहीं है और साथ साथ
वो स्कूलों में जाते भी नहीं हैं, महीने में एक दिन जाते हैं सैलरी लेने के लिए, और सैलरी का आधा पोर्शन वो घूस दे देते हैं। इससे कोई काम नहीं चलेगा। मैं तो देखता हूँ गांव के विद्यार्थी आते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, ABCD भी नहीं आता है, न हिंदी आती है, न अंग्रेजी आती है, न उनको ओरिजिनल लैंग्वेज आता है, कुछ नहीं आता है। कैसे वो पास कर जाते हैं, बोर्ड का क्या हाल है, बोर्ड कैसे नंबर देती है, चश्मा उतार के नंबर देती है या पता नहीं क्या करती है, जनरल पास कर देता है। और तो इसका स्तर देखना पड़ेगा कि गांव-गांव में, एक जिला की बात कर लीजिए, जैसे कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं आप, या डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, या SP है, सीनियर SP है, क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा विद्वान हैं, वो चुन के आते हैं, लेकिन वो बंद कमरों में बैठे रहते हैं, उनसे कोई मिल नहीं सकता। आप जाइए किसी कलेक्टर से मिल कोशिश करिए, कहेंगे नहीं साहब नहीं है, बंद है वो। उनको तो बाहर आना चाहिए, प्रतिदिन 1 घंटा ऑफिस में बैठे और दिन भर वो फील्ड में जाएं, अपने जिला के अंदर हर एक स्कूल कॉलेज में जाएं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, हर जगह जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, पता लगाएं क्या हो रहा है, विकास क्या हो रहा है, विकास में उनकी भूमिका क्या होगी। पुलिस की भूमिका केवल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस की भूमिका विकासात्मक कार्यों में कैसे होगी ये देखना है, पुलिस की भूमिका स्वच्छता में कैसे होगी, पुलिस की भूमिका आपको वृक्षारोपण में कैसे होगी, कचरा प्रबंधन में कैसे होगी, रिसाइकलिंग में कैसे होगी, स्कूल प्रबंधन में कैसे होगी, कॉलेज प्रबंधन में क्या होगी, विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है, वो देखना उनका काम है, बताना काम है। बात यह है, नियम बनाते समय विद्वान लोग बना देते हैं, कार्यान्वयन के समय वो सो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वही जो ग्रासरूट लेवल पर वर्कर है वो काम करेगा, वो नहीं कर पाएगा, उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज करना है, जितने भी नीति निर्धारक हैं, तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो विकास असंभव है, नहीं हो पाएगा। हम समय काटते जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोगों को इसकी चिंता नहीं होगी, तो हमें यह सब मिलजुल के करना है और तभी जाकर के बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।